नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। संविधान के एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल अनुच्छेद 368 की हम लोग आज बात करेंगे, जिसके अंतर्गत ये आर्टिकल जैसा कि आप जानते हैं कि समय-समय पर बहुत ही विवादास्पद ये आर्टिकल रहा है, कंट्रोवर्सी से भरा हुआ ये आर्टिकल रहा है, न्यायपालिका और संसद के बीच का ये टकराव हमेशा कराने वाला ये आर्टिकल रहा है और एक सभ्य समाज में भारत की एकता, अखंडता और भारत को सर्वांगीण विकास के लिए संविधान में संशोधन की व्यवस्था किया जाना भी एक सभ्य समाज और एक सभ्य राष्ट्र की पहचान के रूप में परिलक्षित होता है। ठीक है। यहाँ से संसद और न्यायालय के बीच में, सरकार और न्यायालय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। जब ये जजमेंट आया और सरकार भी कहाँ पीछे हटने वाली है, क्योंकि संसद में, संविधान में स्पष्ट रूप से बताया गया कि भाई संसद संप्रभु है। पहला मामला आया शंकरी प्रसाद का। शंकरी प्रसाद शंकरी प्रसाद का मामला जो था 1951 में ही आ गया था ये, 1951। बड़ा रोचक मामला था ये। उन्होंने इन विषयों पर बहुत चर्चा की और अपने देश की आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियों को भाँप के उन्होंने संविधान में मध्य मार्ग का मार्ग अख्तियार किया। अनुच्छेद 12 जो है, तो ये राज्य कौन होगा इसकी बात करता है। राज्य की परिभाषा, राज्य की डेफिनेशन की बात करता है। और यहीं पर जो अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 13 में ये बताया गया कि ऐसी कोई भी विधि जो पूर्व से लागू हो या बाद में संसद या राज्य बनाए, मौलिक अधिकारों का जिस सीमा तक उल्लंघन करेगी, इसमें बहुत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया, विधि। आप जानते हैं कि संविधान हमारा जो हमारा संविधान है, ये 1950 ईस्वी में लागू हो गया था और इसमें लागू करने के पहले जो संविधान सभा हमारी बनी हुई थी, इनमें बहुत गहन विचारधारा, बहुत गहन विचार-विमर्श, चर्चा, परिचर्चा हुई कि आखिरकार संशोधन की व्यवस्था रखी जाए। जो संशोधन की व्यवस्था रखी जाए, वो कैसी हो, इस पर बहुत मतभेद रहा संविधान निर्माताओं में। और चूँकि एक संविधान संशोधन की व्यवस्था हमारे संविधान में जो अपनाई गई है, वो मध्यमार्गीय व्यवस्था को अपनाया गया। 2 तरीके से संविधान को संशोधित करने की व्यवस्था रही है, जैसे कि एक कठोरता मतलब कठिन हो, ऐसा संविधान चूँकि विधि है और यदि विधि में परिवर्तन करना है, आप अपने परिवार में यदि कोई ऐसा नियम बना रखे हैं, अपने परिवार में आपके गार्जियन है, कोई बात कहते हैं और अगर उनकी बात आसानी से काटी जा सके, तो उनकी गार्जियनशिप पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई ऐसी विधि जो आसानी से परिवर्तित कर दी जाए, तो विधि का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। ऐसा हो सकता है। तो कठोर संविधान अगर बना दिया जाए, अति ज़्यादा कठोर हो जाए, तो भी दिक्कत। बहुत सरल प्रक्रिया अपनाया जाए, अगर उसके संशोधन करने की, वो भी समस्या। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इन विषयों पर बहुत चर्चा की और अपने देश की आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियों को भाँप के उन्होंने संविधान में मध्य मार्ग का मार्ग अख्तियार किया और क्योंकि वो जानते थे, हमारे संविधान में आप जानते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था की बात की गई है, इसमें कोई एक दल की व्यवस्था की बात है नहीं। विभिन्न प्रकार के दल, विभिन्न प्रकार की विचारधारा। यदि कठोर एकदम बना देते संविधान संशोधन की विधि, तो भी समस्या हो सकती थी और एकदम सरल भी बना देते, तो भी समस्या हो सकती थी। मेरा कुल मिला-जुला कर कठोरता और सरलता पर विचार। तो कुल मिलाकर संविधान संशोधन की जो व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने लाई, वो मध्य का मार्ग अपनाया। क्या? मध्य का मार्ग अपनाया। हमारे संविधान निर्माताओं ने मध्य का मार्ग अपना लिया। तो आपको इतना समझ में तो आया होगा कि आखिर हमारा संविधान जो है, वो संशोधित करने की व्यवस्था मध्यमार्गीय है और ये 3 रूपों में बटी हुई है। ये कुल मिला के 3 स्वरूपों में बटी हुई है, 3 तरीके से संविधान संशोधन की व्यवस्था आर्टिकल 368 के अंतर्गत बताई गई। अब आते हैं कि आखिर हम अनुच्छेद 368 को समझेंगे कैसे? तो अपने मुद्दे पर हम बात करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 368 के जो प्रावधान है, इनमें स्पष्ट किया गया है कि 368 में जो संशोधन की शक्ति होगी, वो संघ की संसद यानी कि हमारी संघीय संसद को होगी या संघीय विधानमंडल को होगी। ये पूरी शक्ति, एकाधिकार है इस पर। राज्य के विधानमंडलों को इसका कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो राज्य के विधानमंडलों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है, तो यहाँ पर एक लक्षण हमारे संविधान का ये भी आ जाता है, ये संघात्मक लक्षण, एकात्मक व्यवस्था, यानी संविधान संशोधन करने की जो व्यवस्था है, वो केवल और केवल संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 368 के बारे में अनुच्छेद 368 के बारे में जो मूल विवाद होते हैं, अनुच्छेद 368 को समझने से पहले हमें मौलिक अधिकारों को समझना होगा, फंडामेंटल राइट को समझना होगा क्योंकि जब भी संविधान संशोधन होता है, तो अनुच्छेद 368 और फंडामेंटल राइट के बीच में हमेशा कंट्रोवर्सी होती है और विभिन्न प्रकार के मामले, कई मामले हमारे सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। शंकरी प्रसाद का मामला हो, चाहे गोलकनाथ का मामला हो, चाहे पुत्ता स्वामी का मामला हो, चाहे मेनका गांधी का मामला हो, ये मामले जो हैं, ये इसी कंट्रोवर्सी की वजह से आए हैं और
फंडामेंटल राइट में जो सबसे महत्वपूर्ण विवाद का जो विषय रहा आर्टिकल 368 के साथ मिला करके, वो ये रहा कि आर्टिकल 13 जो है ये और आर्टिकल 368 इन दोनों के बीच का विवाद जो था, यही एक ऐसा इशू बना जो विवाद का कारण बना। क्योंकि अनुच्छेद 13 क्या कहता है, फंडामेंटल राइट का ये भाग है, और ये क्या कहता है आगे बताऊंगा मैं। अनुच्छेद 368 संशोधन की बात करता है, ये भी चर्चा का है। तो कुल मिला जुला के हमें अगर समझना है तो अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368, अगर इनके बीच का विवाद अगर समझना है, जो महत्वपूर्ण मामले, जो मौलिक ढांचे का जो सिद्धांत हमारे सामने आया हुआ है, जो मौलिक ढांचा आया यानी जो मूल ढांचा आया का सिद्धांत, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला है, ये सर्वविदित है। मूल ढांचे का सिद्धांत जो आया, वो इन्हीं दो आर्टिकल्स के बीच का जो विवाद था, इन्हीं के कारण वो आया। तो जैसा कि आप जानते हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की गई है। अब अनुच्छेद 12 जो है, तो ये राज्य कौन होगा इसकी बात करता है, राज्य की परिभाषा, राज्य की डेफिनेशन की बात करता है। और यहीं पर जो अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 13 में ये बताया गया कि ऐसी कोई भी विधि जो पूर्व से लागू हो या बाद में संसद या राज्य बनाए, मौलिक अधिकारों का जिस सीमा तक उल्लंघन करेगी, इसमें बहुत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया, विधि। ऐसी कोई भी विधि जो मौलिक अधिकारों का किस सीमा तक उल्लंघन करती है, वो उस सीमा तक शून्य हो जाएगी। यदि कोई विधि है जो पूर्ण रूप से किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है, अतिलंघन करती है, हनन करती है, तो पूरी की पूरी शून्य हो जाएगी। तो ये आर्टिकल 13 का मूल सार है कि मौलिक अधिकारों के अतिलंघन पर बनाई जाने वाली विधियों पर ये रोक लगाता है या अवरुद्ध कर देता है। आई होप आप समझे होंगे। तो अनुच्छेद 13 का मोटी मोटा अर्थ जो ये था कि यही विधि बनाने पर ये रोक लगाता है, ऐसी विधियां जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करती हो। ठीक, अब आते हैं आप अनुच्छेद 368। अब चूंकि अनुच्छेद 13 से स्पष्ट हो गया कि विधि, कोई ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, शून्य हो जाएगी। अब अनुच्छेद 368 में 3 तरीके की व्यवस्था दी गई। पहला कि भाई साधारण बहुमत द्वारा कुछ ऐसे संशोधन अधिनियम होंगे, ऐसे संशोधन जो साधारण बहुमत द्वारा कर लिए जाएंगे। यानी कि साधारण साधारण बहुमत का मतलब सामान्य बहुमत, यानी कि अगर मान लीजिए लोकसभा में जिसकी सरकार है वो बहुमत के आधार पर ही बनती है, तो कुल कुल मिलाकर साधारण बहुमत यानी कि आधे से एक अधिक यदि है लोगों का समर्थन है उस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के पास, तो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में यह अधिनियम पास हो जाएगा और संविधान संशोधन किया जा सकता है। और किन किन में साधारण बहुमत द्वारा उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा, उस अधिनियम, संशोधन अधिनियम को पास किया जाएगा, विधेयक को पास किया जाएगा, तो वो होंगे अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 159 और अनुच्छेद 239 ए। ठीक, अनुच्छेद 4 जो है, ये अनुच्छेद 2 और 3 के अनुच्छेद 2 और 3 के कार्यवाहियों को संविधान संशोधन से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या है अनुच्छेद 2 और 3? अनुच्छेद 2 और 3 जो है, ये किसी राज्य के, भारत में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, किसी राज्य के नाम में, सीमा में परिवर्तन करना और किसी नए राज्य को भारत में गठित करना, ये सारी प्रक्रिया जो है अगर करना है और अनुच्छेद 1 में उसकी सूची बढ़ानी है, तो इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होगी। संसद जो है एक साधारण बिल, साधारण विधेयक लाएगी और बहुमत द्वारा वो प्रस्ताव पास हो जाएगा और वो जो है वो संविधान संशोधन हो गया। लेकिन इसको संविधान संशोधन माना नहीं जाएगा, ये अनुच्छेद 4 इसको सुनिश्चित कर देता है। अब अनुच्छेद 159 69 सॉरी अनुच्छेद 169 ये बताता है कि राज्य में विधान परिषद विधान परिषदों की बात करता है। यदि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है या किसी राज्य से विधान परिषद को समाप्त करना है, हटाना है, तो ऐसा भी संसद कर सकेगी संविधान संशोधन अधिनियम ला करके, जो साधारण बहुमत द्वारा पास हो जाएगा। और ये 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है। जैसे दिल्ली के लिए विशेष उपबंध किए गए, पुडुचेरी के लिए किए गए, चंडीगढ़ के लिए प्रशासन, एलजी नियुक्त करना, इन सारी चीजों में अगर कोई परिवर्तन करना है, संविधान में संशोधन करना है, तो साधारण बहुमत द्वारा संसद ये कर सकेगी। अब दूसरा प्रकार है, सबसे ज्यादा विवाद जो है ये दूसरे टाइप से वाले में आते हैं कि विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, अब विशेष बहुमत में चाहिए क्या सरकार को, यदि कोई सरकार पूर्ण बहुमत पे हो, जैसे अभी सरकारें हल्ला करती है ना कि 400 पार आ जाइए, 400 पार क्यों?
अगर किसी सरकार के पास विशेष बहुमत हो जाए और विशेष बहुमत से ये चाहे तो संविधान में कुछ भी संशोधित कर सकती है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी कि आप कहाँ संशोधन करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। तो विशेष बहुमत में इनको चूँकि कोई सीमा निर्धारित नहीं थी, कोई अपवाद था नहीं, तो ये मौलिक अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकते थे, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकते थे और इसके लिए संशोधन करने के लिए इनको विशेष बहुमत यानी कि 2 तिहाई बहुमत पहली बात तो इनका बहुमत होना चाहिए और बहुमत के बाद 2 तिहाई बहुमत से अलग-अलग लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी इन दोनों में 2 तिहाई बहुमत से अगर ये संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों न हो, उनमें परिवर्तन संशोधन किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा विवादित विषय ये है, यही रहा और इसी पर हम लोग केस की बात करेंगे और तीसरा चीज़ है कि विशेष बहुमत प्लस कुछ राज्यों का समर्थन, कुछ राज्यों से मतलब आधे से अधिक, आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की बात आती है और इस प्रकार के संशोधन करने में आता है हमारा जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, न्यायपालिका न्यायपालिका का क्षेत्र विस्तार करना है, न्यायालय का गठन करना है, इन सारी चीज़ों में विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति चाहिए। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषयों में अगर कोई संशोधन करना है, परिवर्तन करना है, तो भी तो कुल मिला-जुलाकर ये 3 तरीके की व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें बताई है, जो कि सरल, कठिन, अति कठिन। यानी कि ये तीनों लक्षण जो हैं हमारे संविधान में परिलक्षित होते हैं और ये इस प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं, संविधान संशोधन। तो अनुच्छेद 368 जो है, ये संसद को अनन्य शक्तियाँ प्रदान कर देता है, संशोधन की। अब विवाद जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आए, सवाल होता था कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? क्योंकि यही जैसा कि हमने बताया अनुच्छेद 13 जो था ये फंडामेंटल राइट के उल्लंघन करने वाली विधियों को शून्य करने की शक्ति देता है, शून्य हो जाती हैं, स्वतः शून्य हो जाएँगी उस सीमा पहला मामला आया शंकरी प्रसाद का। शंकरी प्रसाद शंकरी प्रसाद का मामला जो था 1951 में ही आ गया था ये, 1951 बड़ा रोचक मामला था ये। ये बहुत रोचक मामला रहा और इसमें सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न हुआ कि क्या संविधान संशोधन विधेयक जो 368 के अंतर्गत आया है, ये विधि है? क्या ये विधि है? और यदि ये विधि है, तो आर्टिकल 13 जैसे कि मैंने बताया है कि आर्टिकल 13 जो है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट में संशोधन करने की बात कर रहा है, हो रहा है, तो आर्टिकल 13 जो है, इस विधि को शून्य कर देता है। यदि आर्टिकल 368 के द्वारा जो संविधान संशोधन लाया गया है, यदि ये विधि है तो। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा विचार किया क्योंकि संसद के वही सदस्य जो संविधान सभा में थे, अधिकांश लोग संविधान लागू होने के बाद भी थे और यहाँ पर न्यायालय ने अपना अभिमत दिया, अपना बताया। न्यायालय ने भी एक तरीके से संसद का साथ दिया उस समय और न्यायालय ने बता दिया, निष्पक्षता के साथ सुनवाई की और बताया कि नहीं, 368 के अंतर्गत जो संशोधन किया जा रहा है, जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वो अनुच्छेद 13 के परिप्रेक्ष्य में विधि मान्य नहीं है, वो विधि नहीं है। जैसे ही ये जजमेंट आया जैसे ही ये जजमेंट आया, उसमें तुरंत जैसे सरकार को एक तरीके से लाइसेंस मिल गया कि हम संविधान के फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद सरकार संशोधन करना शुरू कर देती है। अब न्यायालय का ये निर्णय जो था, ये उस समय की परिस्थिति के अनुसार जो भी न्यायालय ने उचित समझा, सुनवाई में आया, जो भी तथ्य सामने आए, बताया। फिर एक मामला आता है सज्जन सिंह का। सज्जन सिंह का मामला आया और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का ये मामला था। राजस्थान, ये था यूनियन ऑफ इंडिया के समक्ष, ठीक? ये मामला जो था यूनियन ऑफ इंडिया का था, यूनियन ऑफ इंडिया 1951 और ये राजस्थान का था 1965। तो इसमें भी यही प्रश्न विचारणीय रहा कि आखिरकार अनुच्छेद 13 कहता है कि विधि है, विधि जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेंगी शून्य होंगी और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो आ रहा है संशोधन अधिनियम, क्या वो विधि है? इसमें भी न्यायालय ने अपने पुराने निर्णय को ही दोहराया और उसी को आधार बना करके जजमेंट दिया कि नहीं, विधि मान्य नहीं, इसको विधि हम नहीं मानते हैं, ये विधि नहीं है। अनुच्छेद 13 के परिप्रेक्ष्य में हम इसको विधि नहीं मानते हैं। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत राज्य की सामान्य विधि आती है। यह भी मामला निपट गया। लेकिन न्यायालय जो था, संसद और न्यायालय के बीच अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। संसद भी धूमधाम से अपना काम कर रही है, न्यायालय भी धूमधाम से अपना काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे पब्लिक थोड़ी परेशान थी। अब
इसी बीच में एक और मामला आ जाता है 1965 के मामले के बाद, सज्जन सिंह के मामले के तुरंत बाद 1967 में एक मामला आता है और उसमें एक जजमेंट होता है। वो मामला था गोलकनाथ, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब, यह 1967। ये मामला आता है जब पहली बार हमारे संसद और न्यायालय के बीच कंट्रोवर्सी उत्पन्न होती है। पहली बार यहीं से पृष्ठभूमि लगभग शुरू हो जाती है। सब मौलिक अधिकारों और अनुच्छेद 368 के बीच विवाद का जो मूल जड़ शुरू हो जाती है वो यहां से शुरू हो जाती है, जब न्यायालय ने अपने पुराने 2 जजमेंट को पलट दिया और कहा कि नहीं, इसमें तो न्यायालय ने सीधे सीधे कह दिया कि संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती। क्या? फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती, एकदम स्पष्ट रूप से इन्होंने कह दिया। अब संसद के खिलाफ ये मामला एकदम पूरा, संसद डिस्टर्ब, सरकार डिस्टर्ब, भाई फंडामेंटल राइट में हम संशोधन ही नहीं कर सकते, ऐसा आ गया। और इसके पीछे तर्क क्या दिया गया? तर्क ये दिया गया कि चूंकि संसद जो है ये संविधान से ही शक्तियां प्राप्त करती है, और संविधान से ही शक्तियां प्राप्त करके संविधान के उस मूल को ही नष्ट नहीं कर सकती। संविधान के कुछ आंतरिक गुण हैं, आंतरिक तथ्य हैं, उनको ये समाप्त नहीं कर सकती। तो एक तरीके से मौलिक ढांचे का एक सूत्रपात इस केस से, इस मामले से हो रहा है। जब ये जजमेंट आया, सरकार एकदम डिस्टर्ब हो गई, सरकार परेशान हो गई, क्योंकि हर सरकार का मोटिव होता है, हर राज्य सरकार या केंद्र सरकार का मोटिव है कि भाई नागरिकों के जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको अधिक से अधिक कंट्रोल किया जाए। बहुत से विवाद होते रहते हैं, कंट्रोवर्सियां होती रहती हैं, सरकारें एक से एक कदम उठाती रहती हैं, कभी सुरक्षा के नाम पे, कभी कुछ ना कुछ ऐसे कार्य जिससे मौलिक अधिकारों का एक तरीके से नियंत्रित किया जाए, एकदम कंट्रोल कर लिया जाए, इस तरीके का। यहाँ से संसद और न्यायालय के बीच में, सरकार और न्यायालय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, जब ये जजमेंट आया। और सरकार भी कहाँ पीछे हटने वाली है, क्योंकि संसद में, संविधान में स्पष्ट रूप से बताया गया कि भाई संसद संप्रभु है, संसद भी कहाँ पीछने वाली है, और वो भी सरकार भी उस समय बहुमत की रहती रही, बढ़िया अच्छी सरकारें, पूर्ण बहुमत की मेजोरिटी की सरकारें रहती थी। तो सरकार की चालाकी देखिए, सरकार ने किया क्या, इन्होंने लाया 24वां संशोधन, 24वां संविधान संशोधन आया कब? 1971। सरकार भी कम नहीं है, सरकार भी कम नहीं है अपना पावर दिखाने में, अपनी ताकत दिखाने में। सरकार को अगर पावर है संविधान में संशोधन करने की, वहीं सुप्रीम कोर्ट को भी पावर है न्यायिक पुनर्विलोकन की। तो सरकार भी पीछे हटने वाली नहीं थी, और इसने क्या किया कि जो मूल बिंदु, जो मूल इशू था, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 जो मूल बिंदु, मूल इशू जो था, इसमें बहुत परिवर्तन कर दिया, क्योंकि यही एक मामला था जो शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, इन सभी लोगों के मामले में यही एक ऐसा आर्टिकल था जो डिस्टर्ब कर देता था सरकार को। तो जाहिर सी बात है, सरकार ने सोचा कि इस आर्टिकल को ही हम डिस्टर्ब कर देते हैं, और अनुच्छेद 368 और इन दोनों के बीच का जो मूल विवाद है उसको ही समाप्त कर देते हैं। यानी कि 24वां संशोधन लाया गया सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के गोलकनाथ वाले मामले को पलटने के उद्देश्य से, और कहा कि अनुच्छेद 13 में संशोधन कर दिया, और कहा कि 3 संविधान संशोधन, जो संविधान का संशोधन विधेयक होगा, जो संशोधन विधेयक होगा, वो अनुच्छेद 13 के परिप्रेक्ष्य में विधि नहीं माना जाएगा, विधि नहीं माना जाएगा। ये 24वें संशोधन में अनुच्छेद 13 में जोड़ दिया, और अनुच्छेद 368 में ये प्रावधान कर दिया, इसमें जोड़ दिया कि यदि संविधान से संशोधित संविधान संशोधन बिल अगर दोनों लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति को भी बाध्य कर दिया कि उसको आप मना नहीं कर सकते, उस पे सहमति आपको देना पड़ेगा। इससे पहले, चूंकि इस समय तक राष्ट्रपति जो थे, 1971 तक राष्ट्रपति जो थे, इनको वीटो था, ये अपने किसी अधिनियम को रोक सकते थे, वापस लौटा सकते थे, पावर था इनके पास। तो ये शक्ति, ये संशोधन कर दिया गया। अब बचा बवाल, जब किया क्या जाए भाई, संसद ने तो अपना पूरा बचाव कर लिया, न्यायालय के जजमेंट को पलट दिया, संवैधानिक तरीके से पलट दिया, और कहा कि अनुच्छेद 13 के परिप्रेक्ष्य में विधि नहीं है, अनुच्छेद 368 राष्ट्रपति को भी बाध्य कर लिया। तो कुल मिलाकर सरकार ने अपना जो था मूल उद्देश्य जो था उसको प्राप्त करने की कोशिश की, उसको हासिल करने की कोशिश की। देखिए सरकार किस तरीके से व्यवस्था बना रही है कि हम नागरिकों को तो छोड़ेंगे नहीं, एकदम कंट्रोल तो करेंगे, एकदम मूड बना चुकी है सरकार। लेकिन हमारा न्यायालय है,
ऐसे ही थोड़ी वहां गए हैं, 3 साल एलएलबी किए हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जजेज, जो कम से कम 10 साल हाई कोर्ट में वकालत करने का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वकालत या जज रहे हो, ये बड़ी विद्वान लोग हैं ना। अब इनकी टक्कर जो है, इन लोगों की जो टक्कर है वो किससे हो रही है? जजों से हो रही है। अब ये कोई 8 पास है, कोई 10 पास है, कोई पीएचडी है, ऐसे-ऐसे लोग गए हैं और संशोधन कर रहे हैं और क्या-क्या व्यवस्था ला रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं पूरे देश को। तो हमारी न्यायालय भी कहाँ शांत बैठने वाली थी। इसी बीच में हमारे संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण, संविधान के सुरक्षा के मामले में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण केस आ जाता है। हमारे न्यायालय के पास इस 24वें संशोधन को चुनौती दिया जाता है। ज़ाहिर-सी बात है, सरकार जब भी ऐसा कोई कार्य की, हमारे देश की लोकतंत्र की यही एक खूबसूरती रहती है कि जब भी सरकार कोई ऐसा कार्य करती है, जो नागरिकों के अधिकारों को वंचित करने की कोशिश करती है, तो कोई न कोई आदमी, कोई न कोई व्यक्ति खड़ा होता है और चूँकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है हमारी सुरक्षा करने का, तो जाता है। एक महंत थे, केशवानंद केशवानंद भारती केशवानंद भारती केरल के एक महंत थे और 24वें संशोधन को इन्होंने चुनौती दी, क्योंकि इनकी कुछ ज़मीन के कुछ मामले थे, जिनको केरल सरकार ने एक एक्ट ला करके उनको अधीन कर लिया था। तो चूँकि उसमें संपत्ति का अधिकार जो था वो अभी उसी में था। तो इन्होंने 24वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में सवाल पूछा कि, कि सरकार को, यानी संसद को संशोधन की संसद को जो संशोधन की शक्ति है, मौलिक अधिकारों में संशोधन की जो शक्ति है, वो कितनी है? यानी इसकी सीमा पर सवाल किया इन्होंने। संसद की संशोधन शक्ति की सीमा पर इन्होंने सवाल किया। 24वें संशोधन को इन्होंने चुनौती दी और सवाल ये किया। मूल सवाल वही था मूल सवाल वही था कि यदि यह विधि है, तो फिर फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है तो शून्य होगी। अब चूंकि संविधान ने 24वां संशोधन कर दिया संसद ने, तो अब न्यायालय भी खार खाई हुई थी, इसका जजमेंट पलटा गया था और न्यायालय ने बड़ा दिमाग लगाया और अपने जजमेंट में इन्होंने क्या कहा। हालांकि केशवानंद जी इस केस को हार गए थे और कहा जाता है कि केशवानंद जी इस केस को हारे थे, लेकिन उस मामले में देश के संविधान की जीत हुई थी, देश के नागरिकों की जीत हो गई थी, हमारे कानून की जीत हो गई थी। तो न्यायालय ने क्या किया कि संसद का जो 24वां संशोधन था, संविधान का जो 24वां संशोधन था, इसको तो हमारे न्यायालय ने वैध कर दिया। कहा नहीं भाई, ये तो वैलिड है, वैधता है। यानी एक तरीके से फिर कह दिया कि संसद जो है ये मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, ऐसा तो इन्होंने कह दिया। 24वें संशोधन को न्यायालय ने इस केस में वैध कर दिया, लेकिन कहा कि संसद जो गोलकनाथ वाले मामले में हुआ था, अभी मौलिक ढांचे की एक किरण वहां से निकली हुई थी, यहाँ पे संसद को इन्होंने बाध्य कर दिया कि आप फंडामेंटल राइट में संशोधन तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा, संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा हथियार न्यायालय ने ये किया, ये दिया देश को, अपने आप को ये दिया कि मूल ढांचा क्या होगा, ये समय-समय पर हम बताएंगे। अब एक तरीके से ये कहें कि संसद को पावर तो दिया फंडामेंटल राइट में संशोधन करने का, लेकिन दूसरी तरफ से इनका कान भी पकड़ लिया, न्यायालय ने इनका कान भी पकड़ लिया और संशोधन करने की शक्ति भी दे दी। अब संसद परेशान। भाई आप किससे टक्कर ले रहे हैं? आप लॉ ग्रेजुएट आप लॉ ग्रेजुएट से टक्कर ले रहे हैं ना, आप न्यायाधीश से टक्कर ले रहे हैं। तो न्यायाधीशों ने भी अपने विवेक का परिचय दिया और एकदम बता दिया कि नहीं, कर सकते हैं भाई, ठीक है, संविधान संशोधन आप करिए। 24वां संविधान संशोधन संशोधन जो आएगा 368 के अंतर्गत, वो विधि नहीं माना जाएगा अनुच्छेद 13 के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन मूल ढांचा, आप मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते और मूल ढांचा हम बताएंगे, यानी न्यायालय बताएगी कि मूल ढांचा किसको कहेंगे, मूल ढांचा क्या होगा। तो कुल मिला जुलाकर जो शंकरी प्रसाद से जो मामला शुरू हुआ था, शंकरी प्रसाद से वो केशवानंद भारती के मामले पे आकर के स्थिर होता है, स्थायी होता है। अब मामले जो है मूल ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत देखे जाते हैं और अभी भी विवाद बहुत से आते रहते हैं। हाल ही में 2017 में एक वाद आया था, पुत्ता स्वामी का मामला, जस्टिस पुत्ता स्वामी थे, उनका मामला था, जिसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया और बहुत सारी चीजें समय समय पर न्यायालय हमारा बताता रहता है। तो अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 13, इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको समय समय पर न्यायिक जजमेंट, न्यायिक अधिनिर्णय के माध्यम से सामने आता रहता है। तो संसद और न्यायालय
ये दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं